हेलो प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतन सिंह और आज की क्लास में मैं आप लोगों को आयकर से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि प्रश्नावली 2 से संबंधित है। अध्याय आपका है 8 बैंक एवं कराधान, जिसमें सारे प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। बस एक प्रश्न उदाहरण का बचा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि ये प्रश्न किस टाइप का है और इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पूरा प्रश्न बता रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि यदि आपको एक भी प्रश्न में डाउट रहा और वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिया गया, आपसे नहीं बना, सारे प्रश्नों को आपने किया, उस प्रश्न को नहीं किया, और वही प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो कितना आपको समस्या होगी, कितना अपसेट होंगे आप। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एग्ज़ाम सही न जाए, बेस्ट रहे। मेरा तो सदैव से प्रयास रहा, ठीक है। इसके लिए मैं हर एक प्रश्न को बताता हूँ, ताकि आप हर एक प्रश्न को एक बार 2 बार देख लीजिए। इसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपसे बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आप क्या करिए, 1 बार 2 बार 3 बार और देखिए। आशा करते हैं कि समझ में ये ज़रूर आएंगे आपके, ठीक है। और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ बताई गई है। क्या क्या स्टेप इसमें लिखने हैं, कौन कौन से स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारी चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं, आप देख ही रहे होंगे कि किस टाइप के प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, जो है इस चैप्टर का पूरा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति में चलेंगे, जिसको अक्सर बच्चे देखकर ही डरते हैं कि ये क्या है, साइन कॉस टेन, ये सारी क्या चीज़ें हैं, नहीं पल्ले पड़ती है। कुछ बच्चे तो सुना सुना में एक दूसरे से चर्चा में ही रहता है कि जैसे अगले ने कह दिया कि बहुत कठिन है, तो अगला देखकर ही उसको छूता ही नहीं है कि क्या कठिन है। उसको लगा क्या मुझे भी लगेगा क्या, वो ऐसा नहीं देखता है। वो सोचता है कि अगला ने कहा कि कठिन है तो कठिन है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सभी लोगों को पढ़ना है, कठिन नहीं है। अब ये चीज़, ये थोड़ी मोड़ी तो भी अलग बात है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं, कुछ थोड़ा टफ होती हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि कठिन है। आप देखने का प्रयास करें। आने वाले क्लास में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका सूत्र मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को, अगले क्लास में उसके पूरी सूत्रों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए चैनल पे, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, खिलखिलाते भी रहिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 किस तरह का प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा में, ठीक है, पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं। पहला स्टेप में लिखते हैं कुल वार्षिक आय कितनी है। तो कुल वार्षिक आय यहाँ पे दिख रहा है आपको 3,60,000 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,60,000 रुपये। इसके बाद अगले स्टेप में आगे की जो यहाँ पे राशि दिया गया है, वो ऐसी राशि है जिस पर टैक्स फ्री होना है, ठीक है। और वो भी ध्यान रखना है कि 1 लाख से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है, देखिएगा, कि भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही होगा, कर मुक्त होगा, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा। खैर, देखते हैं कितना आता है। तो उसको लिखेंगे कर में छूट योग्य राशि, मतलब कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिस पर टैक्स फ्री होना है। तो इसका पहला स्टेप हो जाएगा, क्या लिखा है, जीवन बीमा। जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी में आप लिख देंगे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये लिखा है ना। और इसके बाद बी नंबर में लिखा है, देखिएगा, 4,000 प्रति माह, यानी मासिक होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, वर्ष में बदलेंगे। किस में जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि में। तो लिखेंगे सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, ठीक है। सामान्य भविष्य निधि में कितना,
4000 गुणा 12 करेंगे, क्योंकि एक महीने में 4000 जमा करता है तो 12 महीने में टोटल बना के लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48,000 रुपये आ गया। देखिए ठीक है। और इसके बाद कुछ जमा ही नहीं किया है, आगे देखिएगा, कहता है कि आयकर की गणना कीजिए। इसके आगे कुछ नहीं जमा किया है, कहीं किसी को दिया ने, ना दान किया है, ना कोई अपने भविष्य के लिए सेव किया है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। तो अब इसी राशि पर, इन्हीं 2 स्टेपों पर जो राशि बनी हुई है, ये राशि हैं, इन्हीं पर टैक्स फ्री होना है। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, कर में छोड़िए कुल राशि कितनी है, कर में छूट योग्य कुल राशि। तो कुल राशि हमारी ए और बी स्टेप को जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 68,000 रुपये। ठीक है। यानी इस 68,000 रुपये पर टैक्स फ्री होगा। तो टोटल कमाई कितनी थी इसकी, 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए ताकि ये पता चले कि जब इस पर टैक्स फ्री है तो इस राशि में ही, इस राशि को ही जमा करता है ना इन स्टेपों में, तो इस राशि में इतना घटा दीजिए, जो बचेगा उसी पर टैक्स लगना है, उसी पे टैक्स का हम लोग गणना करेंगे। ठीक है। तो तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप में हम लिखेंगे कि कर योग्य आय कितनी है, कर योग्य आय कितनी है, क्या आय कितनी है। तो क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटा देंगे। पहला का मान हमारा 3,60,000 है, दूसरे का मान हमारा 68,000 है। तो कितना जाएगा, दोनों का घटा दीजिए, बाहर में घटाएंगे कितना जाएगा, यह जाएगा 2,92,000 रुपये। ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि इस पर टैक्स फ्री होगा, टोटल तो इस पर टैक्स लगता, लेकिन इतने अमाउंट पे टैक्स फ्री है, मतलब टोटल कितना हो गया, अपन इसको जोड़े हैं ना, ध्यान रखना, इसको जोड़े हैं। ठीक है। तो इतने पर टैक्स फ्री है, तो टोटल में घटा के देखिए कितना, 2,92,000 रुपये टोटल अमाउंट बच रहा है जिस पर टैक्स लगना है। ठीक है। अब आयकर की गणना करेंगे। आयकर की गणना करेंगे और कौन सी राशि पे करेंगे, इसी राशि पे करेंगे जो कि कर योग्य है, टैक्स के योग्य है। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे ये चार्ट में दिया हुआ है। आप देखे होंगे कि किसी में ये इस टाइप का नहीं दिया रहता है, किसी में वैसे दिया रहता है, मिला के दिया रहता है। खैर इसमें तो दिया हुआ है अपना। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या दिया है, 2 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगा, मतलब इस अमाउंट का 2 लाख रुपए और फ्री होगा। ठीक है। गणना के अनुसार गणना करेंगे तब। तो पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, क्या कोई कर नहीं। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, सेकंड स्टेप में लिखा है, देखिएगा, 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये, 2,01,000 रुपये से रुपये तक, 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक कितना, 10% टैक्स लगेगा। तो अब देख लेते हैं कि ये और ये, इनमें कंपेयर किया जाता है ना, पहले की जैसा ही तो करना है। तो देखिए 5,00,000 रुपये है और ये कितना है अपना, ये है 2,92,000। पहले इसका कंपेयर करेंगे। अगर ये राशि छोटी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, इससे इसको घटा के उसका 10% निकालते हैं। लेकिन अगर इससे ये बड़ी पड़ती है तो क्या करते हैं, इससे इसको घटाते हैं ना, याद आया आपको। तो चलिए, तो पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। अगर वो इससे पहले कंपेयर कर लेंगे ना, इससे इसे कंपेयर किए, तुलना करने के बाद ये अगर छोटी है तो फिर इस राशि से इसको घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2,92,000 माइनस 2 लाख रुपये, इसका 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 92,000 रुपये। ठीक है, 92,000 आ गया ना। ठीक, तो 92,000 गुणा 10% निकालना है, तो 92,000 गुणा 10/100, ये कटाई के इस कटाई पे कितना आ जाएगा, 9,200 रुपये। यानी कुल जो हमारा टैक्स है निकल गया कितना, 9,200। ठीक है, क्योंकि पहले में तो हमारा 0 है और दूसरे में हमारा ये है, दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे, कुल कर
कुल कर मतलब पहला और दूसरा स्टेप को जोड़ेंगे, तो पहला में तो 0 है, दूसरे में हमारा कितना आया 9,200 रुपये। ठीक है, 9,200 रुपये आ गया है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टैक्स निकलता है, कुल कर निकलता है, उसी का शिक्षा उपकर निकाली जाती है। और शिक्षा उपकर देखिए यहाँ पे छूट गया है, मैं लिख नहीं पाया हूँ। शिक्षा उपकर 3% आपको संकेत में दिया हुआ है, तो मैं शिक्षा उपकर निकालूंगा अगले स्टेप में। शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर आपका कितना निकलता है 3%। अलग अलग स्टेप में दिया होगा, 2 और 1 करके दिया होगा, मैं एक्स्ट्रा 3 लिया हूँ, 3 आपको भी लेना है, 3 ही लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कर का ही शिक्षा उपकर निकलता है, तो कुल कर हमारा कितना है 9,200 गुणा 3/100 कितना आ जाएगा, ये 6 और 9 3 27, तो कितना आ गया 276 रुपये। कितना आ गया है 276 रुपये। आई होप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, अब भुगतान योग कुल कर कितनी है। भुगतान योग कुल कर आयकर की गणना करने के लिए बोल रहा है, तो लास्ट में कितना वो टैक्स पटाएगा, वार्षिक टैक्स पटा रहा है, वो तो अपने को लिखना पड़ेगा ना। तो ये जो है कर और वो जो शिक्षा उपकर है, दोनों मिला के जो अमाउंट बनेगा वो टोटल आयकर होगा। ठीक है, मतलब अतः करके लिखेंगे भुगतान योग्य कुल कर। कुल कर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 6 7 ये 4 9 9,476 रुपये। 9,476 रुपये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, है ना। कितने आसान से प्रश्न थे। ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल पे, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में कि ऐसे ऐसे करके क्लास चल रहा है ना। मैथ्स की क्लास, स्पेशल क्लास चल रहा है, और बाकी लोगों को भी जोड़िए, ग्रुपों में शेयर करिए, और अगर समझ में आती है क्लास तो लाइक करें। ठीक है, और जो बच्चे नए होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।